अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम अपने एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं और इसी वीडियो में इंशाअल्लाह हम उन 5 ट्रिक्स के बारे में जानेंगे जो आपको हेल्प आउट करेंगे कि आप किसी भी तरह के एमसीक्यूज़ एग्ज़ाम, चाहे वो एमकेट एग्ज़ाम्स हो, ईकेट के एग्ज़ाम्स हो या फिर एलएलई या कोई भी मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ या किसी भी दुनिया की यूनिवर्सिटीज़ के एग्ज़ाम्स हो, उनमें आपको हेल्प आउट कर सकें कि आप उनमें हाई स्कोर करें। तो वो 5 ट्रिक्स कौन से हैं? इस वीडियो लेक्चर के बाद इंशाअल्लाह आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी एमकेट एग्ज़ाम्स में स्कोर हाई करने के लिए। सो वो 5 ट्रिक्स आपके पास कौन सा है? ट्रिक नंबर 1, नेवर फॉलो अ सीक्वेंस। सो नॉर्मली ये देखा गया है कि एग्जामिनर्स जब एग्ज़ाम्स पेपर बनाते हैं, वेदर इट इज़ मैनुअल और ऑनलाइन, तो अमूमन एग्ज़ाम्स के अंदर ऐसे क्वेश्चंस दिए जाते हैं जो स्टार्टिंग में बड़े हार्ड हो। स्टार्ट के क्वेश्चंस बड़े हार्ड होते हैं और लास्ट के क्वेश्चंस भी हार्ड होते हैं। इसके पीछे वजह है। वजह क्या होती है कि स्टूडेंट जब सीक्वेंस को फॉलो कर रहा होता है और शुरू के क्वेश्चन स्टार्ट में अटेम्प्ट करना शुरू कर दे या उस पर टाइम देना ज़्यादा शुरू कर दे, तो वो आगे आसान क्वेश्चंस में भी कंफ्यूज हो जाएगा, क्योंकि वो डीमोटिवेट होगा कि पेपर शायद हार्ड आया होगा, जिसके वजह से वो टाइम ज़्यादा कंज्यूम करेगा और एक हाई स्कोर करने से कासिर भी रह सकता है। ये सारे ब्रेन गेम्स होते हैं जिनको आपने ख्याल रखना है। तो आपने एक चीज़ कोशिश करनी है कि एग्ज़ाम में आपने सीक्वेंस फॉलो नहीं करना। जो क्वेश्चंस आपको कंफर्म आते हैं, एक्यूरेटली आते हैं, पहले उनको आंसर सॉल्व कर लें। जो क्वेश्चंस आपको हार्ड लग रहे हैं उन्हें एक टाइम रखें, उन पर टाइम ज़्यादा दें, बट इन दी एंड और इन अ मिडल पोर्शन, जो कि हम आगे भी ट्रिक में बताते हैं। और जो क्वेश्चन रिलेटिवली हार्ड है उन्हें उसके बाद टाइम दें। अमूमन जैसे एम कैट की पैटर्न की हम बात करें तो उनमें 20% हार्ड क्वेश्चन होते हैं, 20% वेरी इजी होंगे और 60% क्वेश्चन जो है वो मीडियम होते हैं। मतलब ना बहुत इजी होंगे ना बहुत हार्ड होंगे, जो कि थोड़ा एक लार्ज पोर्शन है आपके एग्जाम का। तो आपने इजी क्वेश्चन पहले फारिग करना है, देन वी गो विथ हार्ड क्वेश्चन, क्योंकि वो टाइम कंज्यूमिंग होंगे। और अगर हार्ड क्वेश्चन में आप टाइम ज़्यादा लगा रहे हैं तो उसको टाइम देने के बजाय आप दूसरे क्वेश्चन करेंगे। सो नेवर फॉलो अ सीक्वेंस। इसमें आपने क्या ख्याल रखना है? स्टार्ट और एंड वाले क्वेश्चंस हार्ड है तो उनमें टाइम कम देना है। सो बेटर टू नॉट अ फॉलो अ सीक्वेंस। डू फर्स्ट द क्वेश्चन दैट यू नो द आंसर एक्यूरेटली। वो क्वेश्चन जिनके आंसर्स आपको एक्यूरेटली आते हैं वो क्वेश्चंस आप लाजमी करें। स्टेप नंबर 2, अटेम्प्ट इन 3 स्टेजेस। क्वेश्चन पेपर को करने का बेहतरीन तरीका है कि आप उन्हें स्टेजेस में डिवाइड करें। और वो स्टेजेस क्या होंगे आपके पास? लाइक फॉर एग्जांपल आपके पास एक पेपर आया है जो 3 घंटे का है। पेपर के 3 पोर्शन होते हैं, ठीक है? 3 पोर्शन के इन टर्म्स में कि हार्ड क्वेश्चन, वेरी हार्ड क्वेश्चन एंड वेरी इजी क्वेश्चन। सो डू इजी क्वेश्चन फर्स्ट। वो क्वेश्चंस जो आसान है, जो आपको एक्यूरेटली आते हैं, गो फॉर इट। क्योंकि अगर आप हार्ड क्वेश्चन पहले कर लेंगे और खुद को डीमोटिवेट या कंफ्यूज कर बैठेंगे तो मे बी इजी क्वेश्चंस में भी चांसेस है कि आप गलत आंसर मार्क कर दे, जो कि आपका लॉस होगा। सो डू हार्ड क्वेश्चन डेट यू हैव टू टेक टाइम। सेकेंडली, जब आप इजी क्वेश्चन कर चुके हैं फिर हार्ड क्वेश्चन की तरफ जाएं। हार्ड क्वेश्चन चूंकि टाइम ज़्यादा लेगा तो आपने इजी क्वेश्चन जल्दी फारिग कर लेना है। देन हार्ड क्वेश्चन पे आप एक अच्छा टाइम दे सकते हैं, चूँकि वो कॉन्सेप्चुअल भी हो सकते हैं और उनमें ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। डू रिलेटिवली हार्ड क्वेश्चन डेट यू कैन सॉल्व विथ सम ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन। सो थर्ड क्वेश्चन जो हमारे पेपर का होता है वो उन क्वेश्चंस का होता है जो वेरी हार्ड तो नहीं होते बट दे आर रिलेटिवली हार्ड। तो रिलेटिवली हार्ड का मतलब क्या है कि वो क्वेश्चंस होते हैं आसान है बट उनको इस तरह से बनाया जाता है कि आपको हार्ड लग रहे हो। अमूमन इन क्वेश्चंस के आंसर बच्चों को आते हैं लेकिन बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो वो ज़्यादा टाइम ले रहे होते हैं। तो इन क्वेश्चंस को आप बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं, बट यू हैव टू फर्स्ट क्लियर योर इजी क्वेश्चन, देन यू कैन easily take this question and get a right answer. So for example, if a paper is of 3 hours, पेपर अगर आपका 3 घंटे का है तो 45 मिनट्स इजी पे लगाना है आपने। 1.15 आवर्स, 1 घंटा 15 मिनट आपको हार्ड क्वेश्चन को देने हैं, बिकॉज दे आर द मोस्ट टाइम टेकिंग क्वेश्चन। 20% अगर एग्जाम का है तो उसके हिसाब से आपने उसको टाइम को एडजस्ट करना है, यहाँ मैंने ज़्यादा लिख दिया है। एंड देन 45 मिनट्स फॉर रिलेटिवली हार्ड क्वेश्चन। मे बी आप रिलेटिवली हार्ड को 1 आवर दे सकते हैं, सिंपल को 45 मिनट दे सकते हैं और बाकी हार्ड को भी 1 आवर दे सकते हैं। और 15 मिनट एटलीस्ट एंड में बचाएं कि आप रिवीजन करें कि कहीं पर कोई आंसर क्या लगाना था आपने वो गलत तो नहीं लगा दिया। क्योंकि एग्ज़ाम्स ऑनलाइन हो रहे हैं तो इनमें ऑप्शन चेंज करने के ऑप्शंस तो होते हैं।
ऐसा नहीं है कि आपने फिल कर दिया, मैनुअल एग्जाम्स तो अमूमन नहीं हो रहे हैं आजकल। तो ऑनलाइन एग्जाम का एक ये फ़ायदा है कि यू कैन चेंज योर आंसर एट एनी टाइम। So give more time hard question but skip the question if it take much time। हार्ड क्वेश्चन को वक्त दें, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है तो जो रिलेटिवली हार्ड क्वेश्चंस आपके रह गए पहले उनको कंप्लीट करें, देन कम बैक टू दैट हार्ड क्वेश्चंस। Step number 3, use elimination method। This is a very important method to attempt any MCQs if you don't know the answer or if you are confused for making right answer। तो अगर आपको आंसर नहीं आता तो ये मेथड आप यूज़ कर सकते हैं। एलिमिनेशन मेथड बड़ा एक ट्रिकी मेथड है, मोस्ट यूजफुल मेथड है। इस मेथड में आपने करना क्या होता है कि आपने ऑप्शंस जो दिए हुए 4 ऑप्शन, उन ऑप्शंस में से आपने उन ऑप्शंस को रिमूव कर देना है, भूल जाना है जो आंसर आपको लगते ही नहीं है, जिन्हें हम ऑफसेट वैल्यूज कहते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल एक एमसीक्यूज है, उसमें ऑप्शंस 4 दिए हुए हैं, उनमें ऑफसेट वैल्यूज क्या हो सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल ऑप्शन है 20, 30, 50 और उसके बाद ऑप्शन दिया हुआ है 130। सो 130 बाकी ऑप्शन से बहुत दूर है, सो इट लुक लाइक अ ऑफसेट, उसको आप हटा दें। जब आप एक एमसीक्यूज रिमूव करते हैं आपके करेक्ट आंसर मार्क करने के चांसेस जो है वो 50% बढ़ जाते हैं। जब दो गल आप रिमूव करेंगे 25%, 75% और बढ़ जाएंगे, और जब आप 3 रिमूव करेंगे तो 100% आप एक्यूरेटली आंसर को पिक कर लेंगे। ठीक है, सो ऑफसेट वैल्यूज को हटाएं, 2 हटाएं। जब 2 हटा देंगे तो गेम बिल्कुल 50-50 वाला हो जाएगा, क्योंकि 2 ऑप्शंस आपके पास बचेंगे, आइदर ऑफ दिस आर राइट। फिर जो करेक्ट ऑप्शन आपको लग रहा है उसके साथ जाएं, और वो कैसे करेक्ट ऑप्शन आप पिक करेंगे उसकी ट्रिक भी अभी मैं बताता हूँ आपको। सो यूज नन ऑफ दिस और ऑल ऑफ दिस इफ ऑप्शन कंटेन, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम इट विल करेक्ट इफ यू डोंट नो द आंसर। सो अगर आपके एमसीक्यूज के ऑप्शन में ऑल ऑफ दिस और नॉन ऑफ दिस दिया हुआ है और आपको उस एमसीक्यूज का आंसर नहीं आ रहा, तो ज़्यादातर चांसेस हैं कि ऑल ऑफ दिस या नॉन ऑफ दिस वाले ऑप्शन करेक्ट हो जाए। इट इज़ रिसर्च बेस्ड, सो इफ़ यू डोंट नो योर आंसर यू कैन गो विथ सच ट्रिक्स। स्टेप नंबर 4, प्रोबेबिलिटी मेथड। प्रोबेबिलिटी मेथड में हमने क्या करना पड़ता है, नॉर्मली रिसर्च के अकॉर्डिंगली ये देखा गया है कि एग्जामिनर्स किसी क्वेश्चंस के आंसर ऑप्शन ए में अमूमन नहीं रखते। अब यहाँ पर हर एग्जामिनर का माइंड अलग हो सकता है। यहाँ पर हम उन जर्नल बातों की बात कर रहे हैं जो रिसर्च बेस्ड है, जो हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, एक्यूरेसी तो कहीं नहीं है ना। सो रिसर्च से दैट मोस्ट ऑफ द एग्जामिनर डोंट गिव अ क्लियर कट आंसर। जाहिर बात है एग्जामिनर की ख्वाहिश होगी कि क्वेश्चन ऐसा बनाया जाए कि जो बच्चों को परेशान थोड़ा करे, और जो समझदार और पढ़े लिखे बच्चे होंगे वो आ सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ मैं क्लियर करता चलूँ, वो स्टूडेंट्स जो कि ये समझते हैं कि हमने तो बड़ा अच्छा पढ़ लिया, हमारा कॉन्सेप्ट बड़ा क्लियर है और हम कोई सी भी एग्जाम्स के एमसीक्यूज या किसी भी एग्ज़ाम को सॉल्व कर सकते हैं, तो एक चीज़ आपने याद रखना है, प्रैक्टिस मेक मैन्स परफेक्ट। आपने प्रैक्टिस करनी है, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको एमसीक्यूज में अच्छे मार्क्स लेने के चांसेस और बढ़ेंगे। सिर्फ थ्योरी या कॉन्सेप्चुअल चीज़ों में नहीं रहना है, प्रैक्टिस जब आप करेंगे, डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो ज़्यादा चांसेस है कि मे बी उसी पैटर्न पे क्वेश्चन आपके आए, क्योंकि एग्जामिनर कोई आसमान से तो सवालात नहीं ला रहा ना, वो तो किसी बुक से अपने माइंड से ही बनाएगा। जब प्रैक्टिस करोगे देन फाइनली आपको क्वेश्चन करने में आसानी होगी। सो प्रैक्टिस लाजमी रखनी है। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है नहीं है, अगर है बहुत अच्छी बात है, स्टिल गो फॉर प्रैक्टिस। द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू हैव अ चांस टू क्वालिफाई फॉर द यूनिवर्सिटी। So most of the time option A is not the correct option and the student go for it when they don't know the right answer। जब बच्चों को कुछ समझ नहीं आता तो हम क्या करते हैं, स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि ऑप्शन नंबर ए के साथ चल जाते हैं कि शायद चलो कुछ नहीं आता है, ऑप्शन नंबर ए लगा देते हैं, शायद वो करेक्ट हो जाए। लेकिन अमूमन एग्जामिनर ऑप्शन नंबर ए को करेक्ट नहीं रखते। So go with option number B or C if you truly don't know the answer and this option is most likely to be correct। So अमूमन ये देखा गया है कि आप या तो ऑप्शन नंबर बी लगाएं या ऑप्शन नंबर सी। अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल नहीं आता, बहुत हार्ड है, बिल्कुल आपके कॉन्सेप्ट से हट करे, या आपने वो टॉपिक ही नहीं पढ़ा, देन गो फॉर ऑप्शन नंबर बी और सी, अगर ऑप्शन में ऑल ऑफ दिस और नॉन ऑफ दिस नहीं है। तो दिस इज कॉल्ड तुक्का मेथड इन आवर लैंग्वेज, जैसे हम तुक्का कह रहे होते हैं, और तुक्के पे ये आजकल स्टूडेंट सोचते हैं कि हम एग्जाम्स पास कर लेंगे। एग्जाम्स पास करना और एग्जाम में क्वालिफाई करना, द बोथ आर डिफरेंट।
ठीक है, तो पास सिर्फ नहीं करना, अच्छे स्कोर से पास करना है आपका। स्टेप नंबर 5, रिमेंबर द डायरेक्ट वैल्यूज। दिस इज फॉर पर्टिकुलर केमिस्ट्री एंड फिजिक्स पोर्शन। केमिस्ट्री और फिजिक्स पोर्शन में जो कि न्यूमेरिकल्स पैटर्न ज़्यादा होते हैं, तो वहाँ पर आपने कैलकुलेशन करनी है, एंड दिस कैलकुलेशन इज़ विदाउट कैलकुलेटर, पर्टिकुलरली फॉर मेडिकल स्टूडेंट। अगर एमकेट के एग्ज़ाम दे रहे हैं तो वहाँ कैलकुलेटर तो अलाउ होता नहीं है, तो आप बड़े आराम से कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो आपको बेसिक वैल्यूज़ आने चाहिए। बेसिक वैल्यूज़ लाइक आपको स्क्वायर रूट्स आने चाहिए, आपको इसी तरह पाई की वैल्यूज़ हो गई, कि जो जो कांस्टेंट वैल्यू है फिजिक्स के अंदर या केमिस्ट्री में जो वैल्यूज़ हैं न्यूमेरिकल्स, उन वैल्यूज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए। बेसिक मैथमेटिक, मल्टीप्लिकेशन, मल्टीपल्स, ये सारी चीज़ें भी आपको आनी चाहिए। इससे आपको होगा क्या फ़ायदा कि आप किसी क्वेश्चंस को, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर बेहतर से बेहतर अंदाज में आंसर पिक करने में कामयाब हो जाएंगे। इससे आपका टाइम भी बचेगा, और जब टाइम यहाँ से आप बचाएंगे तो आप आगे हार्ड क्वेश्चंस में ज़्यादा टाइम दे सकेंगे। सो रिमेंबर द डायरेक्ट वैल्यूज। दिस आर द 5 tricky rules that can help you to score a very good or very high score in any MCQs exams. इनके अलावा जो ट्रिक्स है जो कि आपको और हेल्प आउट कर सकते हैं, चेक द डायमेंशन। लाइक फॉर एग्जांपल फिजिक्स का पेपर है और उसमें आपको पूछा गया है किसी वॉल्यूम के बारे में, तो अगर आपको वॉल्यूम की यूनिट ही नहीं पता तो आप आंसर तो गलत लगा लेंगे। सो आपने डायमेंशन देखना है कि क्वेश्चन किस डायमेंशन में पूछा जा रहा है, फिर आंसर आप आराम से पिक कर पाओगे। बास क्वेश्चन ऐसे होते हैं लाइक पर्टिकुलरली फिजिक्स में, जिसमें ऑप्शंस ऐसे दिए जाते हैं जिनमें यूनिट्स अलग अलग होते हैं, तो जो पूछा गया है उसके अकॉर्डिंगली जो यूनिट होगा, आपको न्यूमेरिकल वैल्यू आती है या नहीं, आप यूनिट के जरिए भी, डायमेंशन के जरिए भी आप करेक्ट आंसर को पिक कर सकते हैं। तो चेक द डायमेंशन ऑफ फिजिक्स क्वेश्चन। व्हेन टू choice have the word that sounds similar, pay close attention to them. This is very important for a particularly hard question. Like एक क्वेश्चन है आपके पास जिसके आंसर आ रहा है, आंसर आपको नहीं पता, लेकिन उनमें ऑप्शंस क्या आ रहे हैं, ब्लैक क्लोज ऑप्शन है जो कि साउंड सेम है। लाइक ऑप्शंस दिए हुए हैं 1414, 1144, 4411, 1214, तो दे ऑल साउंड सिमिलर। ऐसे ऑप्शन जो साउंड सिमिलर हो या जो बड़े क्लोज हो, लाइक 1.11, 1.12, 1.33, इस तरह के ऑप्शंस में आपने क्लोज अटेंशन देना है। ये हार्ड क्वेश्चंस की कैटेगरी में आएंगे, और इसमें कैलकुलेशन आपकी अच्छी होगी तो आप आराम से आंसर पिक आउट कर लेंगे। when to choose a complete अपोजिट वन ऑफ दैम इज प्रोबेबली राइट। अगर अमूमन ये देखा गया है कि किसी एमसीक्यूज में अगर ऐसे ऑप्शंस दिए हुए हैं जो कि दो एक दूसरे के अपोजिट हैं, अपोजिट ऑप्शंस में से किसी एक के करेक्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। लाइक फॉर एग्जांपल आपके पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ओ इज नाइदर अ रियल नंबर नॉर अ इमेजिनरी नंबर, ओ इज बोथ अ रियल नंबर एंड एन इमेजिनरी नंबर, ओ इज अ रियल नंबर, नन ऑफ दिस। अब यहाँ पर ऑप्शन ए और बी को गौर करें, दे बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर, सो द चांसेस ऑफ करेक्शन फ्रॉम दिस टू ऑप्शंस आर मोर, या तो ए या बी ज़्यादा करेक्ट होगा। और अगर आप प्रीवियस ट्रिक को देखें तो मे बी आप बी के साथ जा सकते हैं, बट यू एक्यूरेटली नो द आंसर देन गो फॉर ए एज वेल। जब आपको आंसर पता है अगर वो ए में ही आ रहा है तो आप ए के साथ जा सकते हैं। ठीक है, डोंट डिग टू डीप इनटू अ क्वेश्चन, ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट लाइन है। ये पर्टिकुलरली सिंपल क्वेश्चंस के लिए, जो कि बच्चे अक्सर करते क्या है कि वो सिंपल क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा सोचने लगते हैं कि नहीं इसका आंसर इतने आराम से कैसे आ गया, मे बी ये आंसर कुछ और होगा, ये कुछ और पूछे होंगे। तो जब वो बहुत गहरी बात, बहुत गहराई से सोचने लगते हैं उस क्वेश्चन को, तो चांसेस ज़्यादा है कि वो गलत कर दें। अगर आपको एक्यूरेटली पता है कि इस क्वेश्चन का आंसर ये, गो फॉर इट। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन एंड इट इज़ द बेस्ट इंप्रेशन। सो आप गो उसके साथ चले जाएं जो आंसर आपको करेक्ट लग रहा है। सिंपल क्वेश्चन पे बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है। हाँ, हार्ड क्वेश्चन पे आप सोच सकते हैं जो कॉन्सेप्चुअल हो, मे बी आपको उससे आंसर फाइंड आउट करने में बहुत आसानी होगी। होपफुली ये वो ट्रिक्स हैं जिनको फॉलो करके आप एम कैट एग्जाम्स हो गए या ई कैट एग्जाम्स हो गए या इस तरह के जो भी MCQs एग्जाम्स होते हैं उसको बेटर वे में सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह की मज़ीद वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं, बायोलॉजी विद डॉक्टर जुनैद को। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल बायोलॉजी विद डॉक्टर जुनैद। जज़ाकल्लाह।